खेल, खेती और राजनीति के अंदर जब आप रहते हो तो निरंतर प्रयास पूरे करने चाहिए, क्योंकि खेती हमेशा हर बार एक सरीकी नहीं होती है, राजनीति में परिणाम हर बार एक सरीके नहीं आते हैं। खिलाड़ियों को हर बार तुकमा मेडल बराबर नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको अभ्यासरत निरंतर रहना पड़ता है। ऐसी राजनीति में भी अगर आपको रहना है तो आपको सक्रियता रखनी पड़ेगी। राम राम सा, जय जवान जय किसान। आज मेरे साथ हैं टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप में राजस्थान की राजनीति की प्रमुख भूमिका निभाने वाले मारवाड़ के बड़े किसान नेता श्री सेलाराम जी सारण, जो सामाजिक रूप से संयुक्त परिवार के बड़े प्रणेता हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती हो, संयुक्त परिवार हो, कॉन्ट्रैक्टरशिप हो, सहकारिता हो और उसके साथ में हमेशा आम आदमी की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करने वाले, अपने माता पिता की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सेवा कार्य करने का भाव रखते हैं। आप लूणी के पूर्व प्रधान रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं और आज प्रदेश कार्य समिति में आप शामिल भी हुए हैं। तो आज जेवीपी मीडिया ग्रुप के जयपुर कार्यालय में आदरणीय सेलाराम जी सारण का विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं। टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है सर। राम राम साहब, धन्यवाद। आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा। 5 से 10 लूणी के प्रधान रहे हों, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं, किसान मोर्चा में प्रदेश में भी रहे, देश और दुनिया आपने देखी है। किस तरीके से मारवाड़ के एक छोटे से गांव लूणी उपखंड के से निकलकर आप प्रदेश में और देश भर में अपनी बात रखते हैं, तो पृष्ठभूमि आपके परिवार की, गांव की और लूणी की। देखिए, मेरा जन्म अभी जो राजस्व ग्राम रामनगर है, पहले डाणियाँ थी हमारी सारणों की, बांडू खुर्द गांव का भाग है और लूणी तहसील लूणी विधानसभा क्षेत्र का गांव है। जोधपुर से 25 किलोमीटर बालोतरा बाड़मेर रोड पे है। और अभी जैसा आपने कहा कि देश दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ थोड़ा बहुत तुच्छ मात्र दुनिया का ज्ञान लिया है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजस्थान पूरे प्रांत में और भारत के कई प्रांतों में जाने का, और विदेश के तौर पे गए तो पशुपतिनाथ के दर्शन करने सबसे पहले मैं 1993 में गया था काठमांडू। और अभी 2 साल पहले इथोपिया, जाम्बिया, दुबई और कांगो में जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, नवल किशोर जी गोदारा, उनका वहाँ व्यवसाय है। तो किंशासा जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ जाने का भी काम जो है पड़ा था, तो वहाँ भी कुछ देखने को सीखने को मिला था। आपने देश देखा, दुनिया देखी, अनुभव देखा, किसान वर्ग से लेके व्यापारी वर्ग तक, और अलग अलग चीज़ें जो एक तरह से देश की इकोनॉमी को प्रभावित करती है, उन सब में आप अपनी सामाजिक भागीदारी को संयुक्त परिवार और व्यापार किस तरीके से साझेदारी में आगे बढ़े, इसकी आधार के रूप में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा 5 भाइयों का संयुक्त परिवार है, एक बहन है। मेरे पिताश्री का लकवा हो गया था, उनका हमने 7 साल तक खाट पे सेवा की थी, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे हाथों से उनकी सेवा जो है पार पड़ गई थी, क्योंकि काम से भाइयों को जाना रहता था। एक मेरे से छोटा भाई है, वो हमारी खेती संभालता है, स्थानीय स्तर पे जो भी काम होता है वो संभालता है। बाकी 3 भाई पूर्ण रूप से ठेकेदारी के काम में लगे हैं, सड़कों का काम करते हैं, कैनाल का, डैम का काम पहले करते थे, आजकल ज़्यादातर हम सड़क निर्माण के काम में ठेकेदारी का काम करते हैं। 4 बच्चे परिवार में डॉक्टर है, और एक बच्चा आर्किटेक्चर है, और 5 बच्चे इंजीनियर है। और मैं वकील हूँ, लेकिन अब वकालत में भी नई मात्र हूँ, रजिस्टर्ड। सार्वजनिक जीवन में हो गया। सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी घर में बड़ा होने के नाते ज़्यादातर मुझे ही निभानी पड़ती है। माताजी हमारी स्वस्थ है, 86 साल की उम्र है, लेकिन आज भी हम उनके सानिध्य में और उनके नेतृत्व में हर बात उनसे पूछ कर चलते हैं। बहुत बड़ी बात है, आम आदमी की सीखने की बात है कि माताजी घर की मुखिया है, माताजी की सानिध्य और उनकी प्रेरणा से ही सारा काम चलता है। ये हमारे लिए भी व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से बहुत अच्छी सीखने की बात है। इसके साथ ही बात करूंगा सर, 2005 से 2010 के दौरान आप लूणी पंचायत समिति के प्रधान रहे। किस तरीके से प्रधान बने और प्रधान बनने के बाद किस तरीके से जन कल्याण के कार्यों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा? देखिए, सबसे पहले मैं वकील बना था जब मन में ये काफ़ी उत्सुकता थी, क्यों आदमी जैसे जैसे जानकारी लेता है, अनुभव बढ़ता है, वैसे ही उसका सोच और उसका, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, विजन होता है।
तो काला कोट पहना तो मन में इधर गांव का सरपंच बनूंगा। जी लेकिन उस टाइम मेरे परिवार में एक मेरे चाचा जी थे, उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा। फिर मैंने थोड़ा सा इस विषय में नज़दीक से देखा और उस दिन तय कर लिया कि सरपंचाई के लिए परिवार में किसी को अगर निर्विरोध भी बनाए तो सरपंच नहीं बनना। कारण क्या है कि आजकल लोगों की अपेक्षाएं इतनी है और सरपंच का काम ऐसा है कि छोटी मोटी आपस में घरेलू छोटी मोटी विवाद से लेकर सारी स्थितियों में उलझना पड़ता है। जी और तय कर लिया था कि सरपंच तो नहीं बनना है। फिर मौका आया 2005 में जनवरी में चुनाव हुए थे, तब ये पंचायत समिति का सामान्य सीट थी, लेकिन ये था कि भी मैं और मेरे कुछ बंधु थे बैठे और वो इस बार अपनों को पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधान बनने की भी परिस्थितियां अनुकूल नज़र आ रही थी। और मात्र 27 दिन के परिश्रम मंथन के अंदर ही मेरी जो प्रधानी वो है तय हो गई थी और प्रधान बना था, जिसमें आज मैं स्मरण करना चाहूँगा स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट, जो उस टाइम जलदाय मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, कई लोगों का रहता है इसमें, तो छोटे छोटे बड़े के बड़ों का। और प्रधान काल में भी ये कोशिश रही कि जैसा मेरा छोटा मोटा कोर्ट का अनुभव वकील के नाते रहा है, वो भी मेरी प्रधानी में बहुत काम आया। कुछ ऐसे काम मैंने किए जो लोगों को उस टाइम ही आभास हुआ कि प्रधान क्या क्या कर सकता है, क्या करवा सकता है। जैसे जवाई नहर 15 साल बाद में मैंने वापस खुलवा के आसपास के गांव में तालाबों में पानी भरवाया और लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा पानी की तकलीफ़ थी, त्रासदी थी। ऐसे कई हॉस्पिटलों के अंदर विजिलेंस का, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश से मनोनीत सदस्य था, जो अस्पताल थे उनके अंदर सुधार के लिए काम किए। अन्य विभागों में भी, क्योंकि खाली प्रधान में भी हो सकता है इतना काम मैं नहीं करवा पाता, लेकिन विजिलेंस का मैं सदस्य था जिला स्तर का, तो उसके एक प्रभाव और मॉनिटरिंग थी। तो उसमें मैं हर मीटिंग के अंदर, मेरा ये शुरू से रहा है, क्यों मेरा पहला का विद्यार्थी जीवन जो है, मैं गवर्नर के साथ भी रहा हूँ, राज्यपाल के साथ, और न्यायपालिका के अंदर मुंशी मजिस्ट्रेट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक 2-3 ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके मैं पारिवारिक सदस्य के रूप में उनके साथ रहा हूँ। तो उसका अनुभव और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति होते हैं, उनके साथ भी मैं रहा हूँ, वो मेरे एज ए गार्जियन संरक्षक रहे हैं। तो ये अनुभव जो मेरे रहे हैं उनके साथ रहने के, उनके कार्यशैली का, उनके आने जाने वाले लोगों का मिलने का, बात करने का, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रहे। और मैंने प्रधानशिप जो की, मेरा प्रधान का कार्यकाल था, वो बहुत ही ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जोधपुर संभाग के अंदर मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रधान में था। बिल्कुल। इसके बाद में पर बात करेंगे, आप लगातार उसके बाद में किसान मोर्चा में आए। मैं आपसे कई बार भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में, सामाजिक सरोकारों में उसमें कई बार मिला हूं। किस तरीके से किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में आप भ्रमण भी करते हैं, चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से देखते किसान की स्थिति को? देखिए, किसान और जवान हमेशा प्रकृति से संघर्ष करता ही रहता है। जवान का मतलब है विशेष तौर से अपनी जो सेना है, रक्षा क्षेत्र के जवान जो है, चाहे वो दूसरे फोर्सेज है उसमें है, जितने अर्धसैनिक बल है, लेकिन जवान को किसी न किसी रूप में संघर्ष करना ही पड़ता है। और किसान समय समय पर प्रकृति से जो संघर्ष करने वाला है वो किसान है। और किसान की दशा सुधारने के बारे में जितनी सरकारें आई है प्रयास करती है, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी विडंबना किसान की तरफ से है कि किसान आगे होकर नवाचार के लिए तैयार कम होता है। जैसे आज मोदी जी का विजन है कि जैविक खेती, देसी गौपालन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो हरित क्रांति आई है उसकी वजह से जब धन धान्य 60 के दशक में कम हुआ करता था, जब ये हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन और सराधना के अजमेर के पास से डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी फरोदा, इसके बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। और जो संकर बीज आए, लेकिन धीरे धीरे अपन धन धान्य के क्षेत्र में बिल्कुल आत्मनिर्भर हुए, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो है आज धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं। ऐसी श्वेत क्रांति जब आई, जो देसी गायें जो दूध कम ज़रूर देती थी, लेकिन उनकी गुणवत्ता के बारे में अब लोगों को पता है कि देसी गाय के और जो संकर ब्रीड की गायें हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है, उनके दूध में, दही में, घी तो उनके नहीं मात्र से होता है। तो अब सबका जोर ये है कि प्राकृतिक जैविक खेती हो, देसी गौवंश पाला जाए, और उस देसी गौवंश के जो गौमूत्र और गोबर है वो अपने को बहुत बड़ी तादाद में होता है, लेकिन अभी तक उसकी सही मात्रा में उपयोगिता अपन नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। एक सर, आप जो केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं प्राकृतिक खेती और श्री अन्नम के, सरकार और यूनाइटेड नेशंस भी जो मिलेट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से काम कर रहे हो? देखिए,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए कई किसान कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया, जिसका 2-3 योजनाओं का तो आपको पता है। जैसे कृषि की जी मिट्टी की जांच के लिए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत की थी सॉयल हेल्थ कार्ड की, जिसके अंदर मोबाइल यूनिट्स का भी है और भी है कि किसान अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति फर्टिलिटी जो है उसकी जांचने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान उससे जुड़े। आज तारीख में बड़ी संख्या में किसान जुड़े हैं, लेकिन काफ़ी किसान अभी भी इससे जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही 26 मई 2015 को भी मैं विज्ञान भवन में उस कार्यक्रम में मौजूद था और मोदी जी को जो हल भेंट किया गया था, सापा बंधाया गया था। मैं जोधपुर से हल बनवा के ले गया था, सापा ले गया था। और जो किसान चैनल है उसके अंदर पूरे भारत भर के किसानों की, चाहे वो कश्मीर के केसर की खेती हो, चाहे केरल के नारियल से संबंधित हो, केले से संबंधित हो, चाहे रेगिस्तान के थार के अंदर केर, सांगरी और बाजरे की और काचरे की जो उत्पाद है, उन सब के लिए जानकारी मिलती है 24 ही घंटे। जैसे आस्था चैनल है, दूसरे जो धार्मिक चैनल है 24 घंटे चलते हैं, ऐसे किसानों के लिए जानकारी विभिन्न प्रकार की आधुनिक खेती की आती है। और मोदी जी ने नारा भी दिया है वैज्ञानिकों को, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं उनको भी ये कहा कि आप लैब से लैंड पे जाइए और किसानों को जागरूक करिए, किसानों को जोड़िए। लेकिन किसानों को भी जुड़ना चाहिए। किसान जब तक नहीं जुड़ेगा, सत्ता और समाज साथ में जुड़कर अगर नहीं करेंगे, जब तक कोई भी योजना, कोई भी प्लानिंग फली फूलित एग्जीक्यूट ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे फली फूलित नहीं हो सकती है। किसानों को भी जो छोटी होती जा रही है, दवाओं के उपयोग से जो डबल क्रॉप एरिया है, दुसाकिया क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं वो उपयोग में ली जा रही है। उससे कई असाध्य बीमारियाँ, अनक्यूरेबल डिजीज़ हो रही है लोगों के अंदर। उससे मुक्ति पाने के लिए एक और एकमात्र उपाय है प्राकृतिक जैविक खेती और देसी गौवंश का गोमूत्र और गोबर। आज अपने इसको समझ नहीं पाए। अमेरिका जैसा देश, आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा टीवी पे, कि गायों को सहलाने के लिए, उन पे हाथ फेरने के लिए लोगों ने काऊ थेरेपी का क्लब बना रखे हैं। और अपनी ये गायां इतनी मात्रा में है, लेकिन अपन इसको देसी गायों के गुण को सही तरीके से समझ नहीं सकें। मात्र एक गुजरात स्टेट है जहाँ दूध के बारे में काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आर्थिक तौर से मजबूत हैं। और जो गोबर का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है गाँवों से, ट्रॉलियाँ लगी हुई है, जैसे दूध के ड्रम रखे जाते हैं खाली और भरे ले जाते हैं, ऐसे यार गोबर का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ आनंद के अंदर। और उस गोबर की वजह, उससे गोबर गैस से पेट्रोल पंप जो सीएनजी की तरह गाड़ियाँ चलती है और जो खाद बचती है वो वापस किसानों को वो जो भी व्यवस्था है उसके माध्यम से दी जाती है। तो प्राकृतिक खेती और जो देसी गोवंश है उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। अब बात करूंगा मैं जोधपुर में संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्थान के आप अध्यक्ष के नाते 25 करोड़ रुपए की लागत का एक बड़ा भवन का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। जन सहयोग से लोगों का खूब सहयोग समर्थन है, हम लोग उसकी शिलान्यास के साक्षी हैं। मैंने उस कार्यक्रम को होस्ट किया था। किस तरीके का वो प्रोजेक्ट है, किस तरीके की प्रेरणा है और सेवा का प्रकल्प है? देखिए, सेवा प्रेरणा तो ऐसा है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी को लकवा हो गया था। 7 साल हमने घर में सेवा की। मैं पंचायत समिति का प्रधान था, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि बाकी भाई ठेकेदारी काम से बाहर रहते हैं, मैं और मेरे साथ छोटा जस्साराम जो है वो ज़्यादा घर पे रहते हैं। शाम को चाहे हम कहीं भी हो, एक भाई को घर पे रहना होता। सुबह पिताजी को नहलाना दौड़ाना दिनचर्या से पूरा उनको करके फिर, और सबको कह रखा था कि इनकी खुशी खुशी सेवा करनी है। अगर बेटा जो है वृद्ध अवस्था में माँ बाप की सेवा नहीं करता तो वो किसी काम का नहीं है, चाहे वो चाहे सामान्य हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कितने बड़े पद वाला हो। उसको अपने माता पिता के प्रति हमेशा समर्पण भाव से, खुशी मन से उनकी सेवा करनी चाहिए, और उसकी प्रेरणा पूरे परिवार में मिलती है। जैसा आपको देखेंगे, जैसा अपनी कहावत है, आज हम हो कल तुम हो, जैसा आपको सेवा करते हैं आपके बच्चे और आपकी बहुएं और आपके परिवार के लोग देखेंगे, तो आने वाले समय में उनके अंदर भी वो संस्कार, वो गुण उत्पन्न होंगे और वो आगे उसी अनुरूप चलेंगे। तो किस तरीके से कर्माबाई सेवा संस्थान की शुरुआत ऐसे अब कर्माबाई सेवा संस्थान की जो शुरुआत हुई है, एम्स अस्पताल हॉस्पिटल जो है जोधपुर के अंदर, दिल्ली के एम्स के इक्वल उसके समरूप बन रहा है। काफ़ी कुछ अभी चल रहा है और भी उसमें काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर और बन रहा है। उन सब को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के अंदर आसपास के गांवों से ही नहीं, पूरे राजस्थान से, पड़ोस के प्रांत से लोग आएंगे। और एक सामान्य आदमी जब आता है, एक मारवाड़ी में कहावत है, मुआंदगी मतलब बीमारी और मुकदमा, क्यों मैं वकील भी हूँ इसलिए इसका थोड़ा मुझे अनुभव है।
इसकी शुरुआत होती है, उस पर कितना खर्चा लगेगा और उसका अंत कब होगा, कोई आदमी पहले उसका अनुमान नहीं लगा सकता है। और कई लोगों को महीना भर अस्पताल में कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको निरंतर प्रतिदिन डे टू डे डॉक्टर से संपर्क में रहना पड़ता है। तो उनको न्यूनतम लागत पर बिल्कुल सामान्य दर पर रहने की और भोजन की सुविधा मिल जाए तो उनको बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हैं, क्यों हमारा घर तो एम्स से मात्र 800 मीटर दूर है, गांव 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जिसमें बद्रीराम जी जाखड़ पूर्व सांसद और अन्य हमारे बंधु जो है, उन सब ने मिलकर ये तय किया कि भाई अपनों को यहाँ एक ज़मीन लेनी चाहिए। तो 5.5 करोड़ में ज़मीन खरीदी और ये भी सुझाव आया कि ये मेरा भाई के नाम से इस एम्स का है, मतलब शुरू से। तो कर्मा बाई के नाम से सेवा का काम जो है वो है, कर्मा बाई के नाम से संस्था बने जाए। मैं और स्वर्गीय जोगिंदर सिंह जी जानी जो सांचौर के रहने वाले थे, जिन्होंने जाट समाज की अच्छी संस्था सांचौर में स्थापित की, वो हमारे सचिव थे। मैं उसका अध्यक्ष, बद्रीराम जी जाखड़, पोखराम जी वकील साहब और अन्य हमारे वरिष्ठ हैं, चेलाराम जी मुंडन जो मेरे रिश्तेदार हैं, ठेकेदार हैं, ऐसे ओम जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये तय किया। फिर मैं और जोगिंदर सिंह जी ने बैठ के इसका पूरा विधान बनाया। 1-2 हमारे वकील साथी उनके साथ में और पूरा विवरण इसका तैयार किया कि वो आने वाले समय में भी समाज के अंदर किसी तरह के कई समाजों में झगड़े चलते हैं, झगड़े नहीं पड़े, हम नहीं रहेंगे, संस्था रहेगी। तो इस संस्था को सुचारू रूप से आगे भी लोग चलाएं और चलती रहें, उसको ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग बन रही है। अभी 3 मंजिल का काम चल रहा है और 90 फीट की ऊंचाई तक अपनों को परमिशन मिली हुई है, JDA से नक्शा पास करा लिया है, काम चल रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश है उसके अंदर एक रक्त कोष, ब्लड बैंक और लेबोरेटरी जांच केंद्र भी बनाया जाए, जिससे अपने समाज के नहीं अन्य कोई भी ज़रूरतमंद लोगों को न्यूनतम लागत पर कई संस्थाएं जैसे काम करती है, जांच का भी सुविधा मिले। अन्य जो भी सुविधाएं इसमें और उपयोगी समाज के लिए कैसे हो, खाली धर्मशाला के रूप में कमरे बना के नहीं छोड़ना है, धर्मशाला का रूप भी रहे, उसके साथ अन्य समाज उपयोगी जो सेवाएं है वो भी इसमें जोड़ने का हमारा प्रयास है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है और अभी भी सहयोग अभी अपेक्षित है, लोगों के संपर्क में है। तो ये सहयोग लगातार चल रहा है। एक बात करूंगा, अभी पिताजी वाला जिक्र आया, तो पिताजी की स्मृति में आपने लूणी क्षेत्र और आसपास के मारवाड़ के इलाके को जो पानी की प्यास से त्रस्त रहते हैं उन तक आपने गांव-गांव जल आपूर्ति का भी एक लक्ष्य रखा और उसमें काफ़ी सेवा का कार्य जो चर्चा में रहा मीडिया में भी, वो क्या प्रोजेक्ट था? ऐसा है जी, वो चर्चा के लिए भी नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरा ध्येय उद्देश्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा क्षेत्र है सिंगल क्रॉप एरिया, वर्षा पे निर्भर है और जोधपुर शहर और जोधपुर शहर के आसपास का पूरा क्षेत्र मात्र और मात्र जो लिफ्ट कैनाल है उस पे निर्भर है। और उसमें जो पानी है धीरे धीरे, पहले तो लिफ्ट कैनाल का पानी जोधपुर शहर तक सीमित था, फिर आसपास के गाँवों को दिया। अब सुरपुरा एक बहुत बड़ा पेयजल जो है रिजर्वायर बन गया, दांतीवाड़ा में सांवरलाल जी ने उस टाइम मंत्री थे जो बना दिया। और हमारे क्षेत्र के अंदर लूणावास पेयजल योजना है, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी का राज था, सांवरलाल जी जलदाय मंत्री थे, उन्होंने बनाई। तो हमारी एक तरह से जीवन रेखा है, लेकिन सीमित मात्रा में जल आपूर्ति होती है गर्मियों के अंदर। और आसपास में 20-20, 15-15, 25 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी तरह का पानी का कोई तरह का स्रोत जो है लोगों के पास में नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष ये प्रयास रहता है कि विशेष तौर से जो पशुओं के लिए, जो हमारे कहीं अवाड़ी बोलते हैं, कहीं खेड़ी बोलते हैं, कहीं कुंड बोलते हैं, वो भरवाने का प्यौएँ जो है उनमें, और कुछ ऐसी क्षेत्र के जो कॉलोनी है जहाँ लोग पानी किराए पे टैंकर ला के नहीं पी सकते और पेयजल आपूर्ति नहीं मिलती है, उनको पानी पिलाने का विशेष तौर से गौ सेवा और वन्य पशु पक्षियों की सेवा के लिए मैं प्रतिवर्ष जो है टैंकर की व्यवस्था रखते हैं और पूरे क्षेत्र के लोगों संपर्क में रहते हैं और यथासंभव वहाँ पे पूर्ति करते हैं पानी की। तो ये निश्चित रूप से था। और कोई ऐसे सामाजिक कार्य या ऐसे सेवा के प्रेरणात्मक चीज़ें जो आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, सेवा का, भक्ति का और शिक्षा अर्जन का कोई समय और उम्र नहीं होती है। जब तक आदमी थोड़ा ढंग से समझने लगता है, उसके बाद में सेवा भक्ति जैसी हो सके उसकी समय पे कर लेनी चाहिए। आपसे एक सवाल और पूछूंगा, राजनीति में आप प्रधान रहे, सामाजिक रूप से आप समाज के मुखिया रहे, विधायक का, सांसद का ऐसा कोई अवसर या ऐसी कोई महत्वाकांक्षा? देखिए, महत्वाकांक्षा हर आदमी के अंदर होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा की एक
सीमा रखनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए। और क्यों राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ, ढाणी में जन्मा हुआ हूँ, इसलिए खेल खेती और राजनीति के अंदर जब आप रहते हो तो निरंतर प्रयास पूरे करने चाहिए। क्योंकि खेती हमेशा हर बार एक सरीकी नहीं होती है, राजनीति में परिणाम हर बार एक सरीके नहीं आते हैं। खिलाड़ियों को हर बार तुकमा मेडल बराबर नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको अभ्यासरत निरंतर रहना पड़ता है। ऐसी राजनीति में भी अगर आपको रहना है तो आपको सक्रियता रखनी पड़ेगी। और मेरा सबसे बड़ा राजनीति मानने का कारण है कि घर में परमात्मा की कृपा है, साधन संपन्न है, लेकिन राजनीति के माध्यम से बड़े स्तर पे लोगों की सेवा की जा सकती है। क्योंकि मेरा जो प्रधान काल का अनुभव रहा है, मेरे मुंह से मैं बड़ाई नहीं करूँगा, कुछ ऐसे काम थे जो लगभग 90-95% लोगों को पंचायत समिति में आने के बाद में एमएलए, प्रमुख और प्रधान के पास जाने की ज़रूरत मैं नहीं पड़ने देता था। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में विधायक और सांसद के रूप में भी शायद सेलाराम जी सारण दिखेंगे और जनहित के कामों को और ज़्यादा प्रमुखता से बात करेंगे। जेवीपी मीडिया ग्रुप के साथ आपका एक लंबा रिश्ता, अनुभव, संपर्क रहा है। किस तरीके से हमारे कामों को, मीडिया की कार्यशैली को, सामाजिक सरोकारों को देखते हैं? देखिए, आपका जो काम है, मैं बहुत पहले से, अभी आप बड़े स्तर पे काम कर रहे हो, आपने जो शुरुआत की जब से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं दूसरी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे जोधपुर के अंदर ये कर्मभई सेवा संस्था का काम तो चल ही रहा है, इसके साथ ही एक किशन भैया सेवा सदन है जो संघ का बनाया हुआ है, ये सुदर्शन सेवा संस्थान के माध्यम से, उसका भी मैं संस्थापक सदस्य हूँ। रामनारायण चौधरी हॉस्टल के अंदर भी मैंने प्रयास किए, अपने लोगों से 13 कमरे परिवार से दिए, शुरुआत की। हमेशा शुरुआत पहले खुद को करनी पड़ती है, जब दूसरों के पास जाते हो तो आप मांगने का, कहने का हक रखते हो। रामगढ़ी में भी जो हम जुड़े हुए हैं, रामदेवरा धर्मशाला की शुरुआत, सर्वप्रथम पहला पत्र कलेक्टर जैसलमेर को मैंने लिखा, उसमें भी जुड़े प्रयास किया। आज रामदेवरा में एक विशाल धर्मशाला बनी है, बहुत से लोगों का योगदान है। तो सब क्षेत्र में एक सर्वजातीय सामूहिक विवाह होता है जोधपुर के अंदर, उसके अंदर भी यथासंभव मैं जो है कोशिश करता हूँ। पिछली बार 2 साल पहले जो विवाह हुए थे, 101 सिलाई मशीनें इसलिए दी थी कि बच्चियाँ बहुत सी ऐसी है जिनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य होती है और वो सिलाई सीख जाती है तो बहुत कुछ अपना परिवार का भरण पोषण कर सकती है। विश्व हिंदू परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो रामनवमी का बड़ा महोत्सव होता है उसका मैं पहला अध्यक्ष रहा, अभी उसका संरक्षण मंडल का सदस्य हूँ। तो उसके माध्यम से भी बहुत से काम होते हैं, सेवा कार्य होते हैं। तो सेवा कार्यों के अंदर जो आदमी, कि मैं राजनीतिक विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, और जितनी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़ते हो उतने ज़्यादा लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ते हैं। और किसी न किसी क्षेत्र का आदमी कोई न कोई क्षेत्र में आपका जो सहयोग करने में जो मददगार आपके लिए हो सकता है, आप किसी के लिए उसके सहयोगी बन सकते हो। इस माध्यम से आप बड़े काम कर सकते हो। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अपने साथ साथ ये जो शरीर है, जब तक आपका स्वस्थ है और घर में अगर सक्षमता हो तो सेवा कार्य में प्रत्येक आदमी को, चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे वो किसान हो, चाहे नौकरी करना वाला हो, थोड़ा जो है किसी न किसी रूप में परमार्थ में अपना धन जरूर लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये थे सेलाराम जी सारण, जिन्होंने सारे सामाजिक सरोकारों के बारे में, राजनीति के अनुभव के बारे में, अपने अन्य सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों को हम सब के बीच में साझा किया है। तो निश्चित रूप से हमारी यही उम्मीद है कि आगे बढ़ें और आपने जो सीख दी है किसी के काम आए, तन मन धन से हम समर्पण रहे। तो मेरी एक प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ में इसका विसर्जन करूंगा कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो इंसानियत जिंदा रहे, हम एक दूसरे के सहयोगी बने रहें, मानवता जिंदा रहे। जय किसान, जय श्री राला बाबा धाम की। राम राम सा।